जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। और आज हम फिर लेकर आए हैं ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर नंबर 2, जियोग्राफी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट्स। इनके बारे में हम जानेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के हम टुडेस टारगेट में देखते हैं कि आज का हमारा क्या क्या टारगेट है। उससे पहले आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सो हम टुडेस टारगेट में देखेंगे कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट्स, जो कॉन्टिनेंट्स है उनके फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिज्म के बारे में भी हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। शेप ऑफ अर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसका शेप किस प्रकार है। तो शेप ऑफ अर्थ के बारे में हम जानेंगे। तो अर्थ का शेप किस प्रकार है, जियोइड, ओप्लेट या फ्लैट है। तो हमें लगता है कि हमारी अर्थ फ्लैट है, बट असल में हमारी जो अर्थ है वो उसका शेप है जियोइड, ओब्लेट, स्फेरॉइड। फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ है। तो लिथोस्फीयर सियाल यानी कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है और उसमें Fe पाया जाता है। उसके बाद एस्टेरॉइड हम देखेंगे कि एक यह बताया गया है कि हमारा मून किस प्रकार बना है। तो पहले हमारी अर्थ थी और उसमें एक थिया नाम का एस्टेरॉइड आया था जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर पड़ा और उसके कारण डिस्क एंड डेब्रिस बनी और उसका डेब्रिस कोलेसिस हुआ और उसी के कारण मून बना। उसके बाद हम देखेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेशन के बारे में। तो अर्थ का जो रोटेशन है वह वेस्ट टू ईस्ट होता है, यानी कि हमारी अर्थ है वह वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है और 24 आवर्स उसका टाइम पीरियड है और 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड और डे एंड नाइट हैपन ड्यू टू रोटेशन, और रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। और वह सूर्य के आसपास किस प्रकार घूमती है आप डायग्राम में देख सकते हैं। बिल्कुल सर्कुलर तरीके से घूमती है और उसे हम ल्यूमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ का रिवॉल्यूशन पीरियड। अर्थ कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन इन 365 डेज, यानी कि 365 दिन में अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन पीरियड कंप्लीट करती है। सीजन टेक्स प्लेस ड्यू टू अर्थ, और सीजन इसके कारण ही सीजन होते हैं। हमने देखा था कि रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होते हैं और रिवॉल्यूशन के कारण सीजन्स होते हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा था पेरिहेलियन और एफेलियन के बारे में। तो अब हम इसमें देख लेंगे कि जो पेरिहेलियन और एफेलियन की डिस्टेंस कितनी होती है। तो पेरिहेलियन की डिस्टेंस होती है 147.9 मिलियन किलोमीटर
और एफेलियन की होती है 152.1 मिलियन किलोमीटर। और जो उनकी डेट के बारे में हम देखें, जो ऑटम इक्विनॉक्स होता है वह 23 सितंबर, विंटर सोलेस्टाइस 22 दिसंबर, और जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है उसकी जो डेट होती है 21 मार्च, और समर सोलेस्टाइस होता है 22 जून। इसके बाद हम जानेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर के पार्ट के बारे में। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, बेसिकली हमने एक अंडा देखा होगा, उसके अंदर 3 लेयर होती है। उसी प्रकार हमारी अर्थ में भी 3 लेयर होती है। जैसे अंडे का पीला भाग और वाइट भाग एंड जो ऊपर की सफ़ेद परत रहती है, 3 भागों में रहता है। उसी प्रकार हमारी अर्थ भी 3 भागों में बटी हुई है। आगे हम उन्हें डीप एंड डिटेल में देखते हैं। सोर्स टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ के इंटीरियर से सोर्स को हम जानने के तरीके देखते हैं। तो 2 प्रकार के सोर्स हैं, एक डायरेक्ट सोर्स एंड दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स के अंदर आता है माइनिंग और वोल्केनिज्म। या तो हम माइनिंग करके जान सकते हैं कि अर्थ कितनी पुरानी है और उसके अंदर क्या क्या है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि बहुत सारे लोग इतने अंदर तक नहीं जा सकते हैं। और सेकेंड है वोल्केनिज्म, यानी कि हम वोल्केनो की स्टडी करके भी पता कर सकते हैं कि अर्थ के कौन कौन से सोर्स हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट सोर्स में हम देखें कि सिस्मोलॉजी, यानी कि सिस्मिक वेव से हम पता कर सकते हैं कि अर्थ की एज कितनी क्या है। और इसका सेकेंड है मेटेरॉइड, यानी कि हम मेटेरॉइड की स्टडी भी करके भी देख सकते हैं कि यह कितनी पुरानी है और एज के बारे में मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। अर्थक्वेक में 2 प्रकार की वेव होती हैं, एक पी वेव एंड एक एस वेव, यानी कि प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। तो जो अर्थक्वेक का अंदर वाला पॉइंट रहता है, अर्थ के अंदर वाला, उसे हम फोकस और हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर अर्थक्वेक की वेव हिट करती है ग्राउंड पर, उसे हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं, जो कि वेरियस एग्जाम में और एनडीए में भी पूछा गया है। उसके बाद अर्थ को तीन लेयर में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो प्राइमरी वेव रहती है वह तीनों लेयर को पार कर देती है, पर जो सेकेंडरी वेव है वह मेंटल को पार नहीं कर पाती है। उसे हम देख ही सकते हैं, डायग्राम में दिखाया गया है कि किस प्रकार कौन सी लेयर किसे पार कर सकती है, कौन सी वेव कौन सी लेयर पार कर सकती है। उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिक ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के आधार पर अर्थ को हम देखें तो जो अपर क्रस्ट की डेंसिटी है वह 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद लोअर क्रस्ट की डेंसिटी है 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मेंटल डेंसिटी है 5.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आउटर कोर की डेंसिटी है 11.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इनर कोर की डेंसिटी है 15.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब।
उसके बाद बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल के आधार पर अर्थ को कि भागों को में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है वह एडवर्ड स्वीज नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। तो क्रस्ट, सियाल, मेंटल, सीमा, कोर, नाइफ यानी कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, क्रस्ट, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, मेंटल एंड कोर, निकल एंड फेरस, जो कि बहुत डेंस होता है और मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर जनरेट होती है। उसके बाद इस स्लाइड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं एनडीए एग्ज़ाम में, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। डिसकंटिन्यूटी इनसाइड द अर्थ, अर्थ के इनसाइड 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है और उन्हें इस प्रकार बांटा गया है। आइए हम देखते हैं किस प्रकार बांटा गया है। सबसे पहले कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। सबसे ऊपर जो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो पाई जाती है उसे हम मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच पाई जाती है उसे हम रेपिटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में पाई जाती है उसे हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वेगेनर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, जिन्हें आप डायग्राम में देख सकते हैं। उनकी जो थ्योरी थी उसमें कहा गया है कि पहले वन लैंड एंड वन वाटर बॉडी थी, जिसका नाम, जो लैंड बॉडी थी उसका नाम था पेंजिया, एंड जो वाटर बॉडी थी उसका नाम था पेंथेलासा। उसके बाद यह टूटकर अलग हुआ 2 भागों में, फर्स्ट है अंगारा एंड सेकेंड है गोंडवाना, और उन दोनों के बीच में जो था उसे हम 33C के नाम से जानते हैं। Continental drift proposed that continents were once joined together in a single landmass called Pangea or called supercontinent। इसका मतलब है कि पहले एक ही लैंडमास था जिसका नाम था पेंजिया, और वह एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जैसा कि डायग्राम में दिखाया ही जा रहा है। इसमें अब हम देखेंगे कि एक परमेनियन एरा था जो 250 मिलियन ईयर एगो था, तब इस प्रकार पेंजिया था। उसके बाद 200 मिलियन ईयर एगो ट्रायसिक एरा था, तब लोरेशिया और गोंडवाना बना। उसके बाद जुरासिक एरा आया, तब इस प्रकार था। उसके बाद क्रेटेशियस एरा था 65 मिलियन ईयर एगो, और प्रेजेंट टाइम हमारे कॉन्टिनेंट इस प्रकार बटे हुए हैं। उसके बाद एविडेंस, अब किसी भी प्रकार की घटना होती है, जब तक एविडेंस नहीं मिलते तब तक उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उन साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंस बताए थे, जैसे फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिग्सा फिट, जैसे कि कॉन्टिनेंट आपस में फिट दिख रहे थे। सिमिलरिटी ऑफ फॉसिल ऑफ इन कॉन्टिनेंट, 2 कॉन्टिनेंट पर एक जैसे सिमिलर फॉसिल प्राप्त हुए। सिमिलरिटी इन द एज ऑफ
rocks along the matching coastline। दो कॉन्टिनेंट की कोस्टलाइन मैच हो रही है और जो रॉक्स हैं उनकी एज भी सिमिलर है। प्रेजेंस ऑफ कोल सीम्स इन अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका में मिला हुआ कोल, यानी कि अंटार्कटिका पहले इक्वेटर पर रहा होगा तभी वहाँ पर कोल मिल रहा है। और देन लास्ट पॉइंट प्लेजर डिपॉजिट्स। अब इनको हम डीप एंड डिटेल में देखते हैं। जैसे फिट ऑफ द कंटिनेंट, कंटिनेंट का फिट होना, जैसे द शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव रिमार्केबल मैचिंग। दोनों एक दूसरे से फिट हो रहे हैं, यानी कि यह कभी ना कभी जुड़े हुए थे और फिर अलग हो गए हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट सिमिलरिटी ऑफ फॉसिल डिफरेंट कंटिनेंट। तो जो मीजोसोरस नाम का एक रेप्टाइल है, सेलोब्रेकिस वाटर, द स्केलेटन ऑफ दिस फाउंड इन साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। तो यह साउथ अफ्रीका की कोस्ट और ब्राज़ील कोस्ट पर सेम स्केलेटल मिले हैं इसके। उसके बाद यह इस प्रकार का रेप्टाइल है वह जो इसके बारे में अभी बात हुई थी। उसके बाद लेमूर, सिमिलरिटी इन एज ऑफ रॉक्स अलोंग द मैचिंग कोस्टलाइन। विद द हेल्प ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग we came to know that the rock of South America and Africa are the same age। जो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका की रॉक्स की जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग से टेस्टिंग हुई तो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका की जो रॉक्स हैं उनकी सेम एज निकली। तो उससे भी अंदाज़ा लग गया कि यह एक दूसरे से अटैच थी पहले के समय में। उसके बाद प्लेजर डिपॉजिट, द अकरेंस ऑफ रिच प्लेजर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट एंड इन ब्राज़ील कोस्ट। जो गोल्ड घाना कोस्ट पर प्राप्त होता है वही ब्राज़ील कोस्ट पर भी प्राप्त होता है। तो इससे भी एक अंदाज़ा लग गया था कि यह दोनों कभी एक थी। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ coal seams in Antarctica। Coal formed from organic matter such as dead plants and animals। Antarctica was once inhabited a lot of organisms। Antarctica was once closer to the equator। इससे यह पता चलता है कि जो अंटार्कटिका में कोल्स प्राप्त होते हैं उससे यह पता चलता है कि अंटार्कटिका कभी इक्वेटर पर हुआ होगा। उसके बाद थ्योरी वाज रिजेक्टेड। जो वेगनर थे उनकी थ्योरी रिजेक्ट क्यों हो गई? तो वेगनर कुड नॉट प्रेजेंट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वह एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मैकेनिज्म प्रेजेंट हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। फोर्सेस बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल according to Wegener। Force of attraction of the moon and the sun, the polar flying centrifugal। यह दोनों वह प्रूव नहीं कर पाए थे इसलिए उनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और हमारी लास्ट स्लाइड आ गई है, जय हिंद वाली स्लाइड। सो आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।